नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है और आज मैं आपको एक ऐसे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां रात के 12 बजे एक दुल्हन अब भी दिखाई देती है। कहते हैं वो किसी का इंतजार कर रही है, कई सालों से। एक ट्रेन, एक वादा और एक सच्चे प्यार के लौटने का। रेलवे स्टेशन वो जगह है जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं। कोई मिलने आता है, कोई बिछड़ने जाता है, पर हर स्टेशन की अपनी एक अलग कहानी होती है। कुछ भावनाओं से जुड़ी, कुछ रहस्यों से। कहते हैं कि कुछ जगहें वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती, बस उनकी दीवारों में आवाजें कैद हो जाती हैं। ऐसी ही एक जगह थी भानपुर रेलवे स्टेशन। भानपुर उत्तर भारत के एक छोटे से जिले का शांत कस्बा था। वहां का स्टेशन छोटा था, पर उसकी पहचान किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। रात में वहां शायद ही कोई दिखता। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां दुल्हन दिखती है, लाल जोड़े में, काले बालों के साथ, बिल्कुल चुपचाप। पर अब ये सब अफवाह लगती थी, जब तक कि एक रात अर्जुन सिंह नाम के एक रेलवे कर्मचारी की जिंदगी पलट नहीं गई। अर्जुन सिंह, उम्र लगभग 32 साल, भारतीय रेलवे में सिग्नलमैन था। शांत स्वभाव, थोड़ा संकोची पर ईमानदार आदमी। वो पिछले 8 साल से भानपुर स्टेशन पर पोस्टेड था। स्टेशन का काम ज्यादा बड़ा नहीं था। दिन में मुश्किल से 5-6 ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन रात की ड्यूटी सबसे भारी पड़ती थी। भानपुर स्टेशन का आखिरी ट्रेन शेड्यूल था रात 12:35 की मालगाड़ी, जो पास के औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाती थी। उसके बाद स्टेशन पूरी तरह सुनसान हो जाता था। चारों तरफ बस अंधेरा, मेंढकों की आवाज और कभी-कभी हवा में लहराती पुरानी छत की टीन की खटर-पटर। उस दिन तारीख थी 14 जुलाई 2018। बारिश का मौसम था, हवा में नमी थी और बिजली बादलों के बीच छुपी खेल रही थी। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी ट्रैक पर पड़कर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। स्टेशन मास्टर दिन में ही जा चुका था। गार्ड और टिकट कलेक्टर सब अपने क्वार्टर में सो चुके थे। अर्जुन ही था जो अब भी सिग्नल केबिन में बैठा मॉनिटर पर नजर रखे हुए था। 12 बजने को थे और बाहर से आती हवा में हल्की ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी जेब से पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। उसके पिता की निशानी थी। 12:20, 5 मिनट और, उसने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिर में पड़ी। वहां कोई खड़ा था। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई यात्री होगा जो आखिरी ट्रेन पकड़ने आया हो, पर वहां उस वक्त कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और गांव से कोई आने की उम्मीद भी नहीं थी। उसने ध्यान से देखा, कोई औरत थी, लाल जोड़ा, सिर पर घूंघट और हाथ में कुछ सफेद सी चीज, शायद फूलों का गजरा। अर्जुन का दिल हल्का सा धक धक करने लगा। इतनी रात को कोई दुल्हन, उसने सोचा। वो अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसे वो आवाज सुनाई दी जो हमेशा से उसे डराती थी। रेल की पटरियों पर हवा का सीटी जैसा शोर। वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जहां वो आकृति खड़ी थी। मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? अर्जुन ने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस घूंघट हिला जैसे हवा से सरक गया हो। अर्जुन को अब साफ दिखा। औरत का चेहरा धुंध में ढका था, पर उसकी आंखें कुछ चमक रही थीं, शायद रोशनी का भ्रम। ट्रेन पकड़नी है क्या? अर्जुन ने फिर पूछा। अब आवाज में हल्की कंपी थी। वो औरत बस धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिखा, बिल्कुल फीका, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। पर वो मुस्कुरा रही थी, बहुत हल्के से। अर्जुन के होंठ सूख गए। आप कौन हैं? उसने टॉर्च उठाई और अगले ही पल, जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के, चेहरे पर गहरे काले निशान और माथे पर सुहाग का बड़ा सिंदूर का टीका। पर वो आवाज में बहुत शांत थी। ट्रेन आने वाली है, मेरे पति आएंगे, मुझे ले जाने। अर्जुन का गला सूख गया। उसने देखा, दूर से ट्रैक पर हेडलाइट्स चमकने लगी। 12:35 की मालगाड़ी आ रही थी। वो घबराकर बोला, अरे पीछे हटो, यहां खड़ी मत रहो। लेकिन वो औरत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब ट्रेन की रोशनी में और तेज चमकने लगी। ट्रेन की आवाज तेज होती गई। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैडम हटिए वहां से। पर उस औरत ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल धड़ाम, ट्रेन उसके आर पार निकल गई।
अर्जुन ने अपनी आंखें ढक ली। जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, बस गजरे के कुछ फूल ट्रैक के किनारे गिरे हुए थे। अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर और गार्ड आए, अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो चुप बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ अर्जुन? स्टेशन मास्टर ने पूछा। अर्जुन ने बस एक ही बात कही, वो दुल्हन थी, लाल जोड़े में, पटरियों पर खड़ी थी। स्टेशन मास्टर ने ठंडी सांस ली। तुमने भी देख लिया उसे? वो बुदबुदाया। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, मतलब? मास्टर बोला, भानपुर स्टेशन पर यह कोई पहली बार नहीं हुआ। हर 2-3 साल में कोई उसे देखता है। कहते हैं कि वो शादी के दिन अपने पति को विदा करने स्टेशन आई थी, पर ट्रेन से कट गई। उसके बाद से वो हर रात उसी वक्त लौटती है, किसी का इंतजार करती हुई। अर्जुन चुप रहा। उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, ट्रेन आने वाली है। और उसे लगा, ये कहानी अब सिर्फ स्टेशन की अफवाह नहीं रही, वो खुद उस रात का गवाह था। सुबह की धूप भानपुर स्टेशन की पुरानी लोहे की छत पर हल्की सुनहरी परत छोड़ रही थी। पिछली रात की बारिश से पटरियां गीली थीं और हवा में मिट्टी की महक घुली थी। लेकिन अर्जुन सिंह के मन में अब भी डर का साया था। उसने रात भर एक पल भी नींद नहीं ली थी। जब भी आंखें बंद होती, वही चेहरा सामने आ जाता, सफेद आंखें, फीका चेहरा और वो अजीब सी मुस्कान। उस दिन अर्जुन ने तय किया कि वो स्टेशन पर अकेले ड्यूटी नहीं करेगा। उसने स्टेशन मास्टर से कहा, साहब, रात की ड्यूटी में कोई और रख लीजिए, मैं दिन में काम कर लूंगा। मास्टर ने उसकी आंखों में देखा। डर गए? अर्जुन चुप रहा। मास्टर ने लंबी सांस ली। देखो अर्जुन, यहां काम करने वाले कई लोगों ने वो औरत देखी है, पर डर कर कोई नहीं भागा। हम सब जानते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस इंतजार करती है। किसका इंतजार? अर्जुन ने पूछा। मास्टर धीरे से बोला, अपने दूल्हे का। भानपुर के बुजुर्गों के मुताबिक ये हादसा 1989 में हुआ था। स्टेशन के पास वाले गांव में एक लड़की थी, सविता, सुंदर, शिक्षित और बेहद खुशमिजाज। उसका रिश्ता पास के गांव के युवक रघुवीर से तय हुआ था। शादी धूमधाम से हुई। कहते हैं कि शादी के अगले ही दिन रघुवीर को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। वो वादा करके गया कि शाम की ट्रेन से लौट आएगा। सविता उसे स्टेशन छोड़ने आई थी, लाल जोड़े में, हाथ में गजरा और माथे पर सिंदूर। पर उस दिन बिजली गिरने से सिग्नल फेल हो गया था। ट्रेन अनकंट्रोल होकर स्टेशन में तेज रफ्तार से दाखिल हुई। सविता वहीं खड़ी थी और देखते ही देखते ट्रेन ने उसे कुचल दिया। गांव वालों ने कहा कि जब सब लोग दौड़कर पहुंचे तो पटरियों पर उसका जोड़ा बिखरा पड़ा था, पर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो पहचान में नहीं आई थी। उसके बाद से हर कुछ सालों में कोई ना कोई गार्ड, सिग्नल मैन या ड्राइवर उस दुल्हन को देखता था, हमेशा आधी रात को, जब वही मालगाड़ी गुजरती थी। अर्जुन ने यह कहानी ध्यान से सुनी, पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। अगर यह सब सच था तो वो औरत सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी अधूरे वादे की छाया थी। उस शाम उसने अपनी ड्यूटी से पहले स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड देखने का सोचा। स्टेशन के पीछे एक छोटा सा रूम था जहां पुराने लॉग बुक्स रखे थे। वहां उसने 1989 का स्टेशन लॉग निकाला। सपाट अक्षरों में लिखा था, 14 जुलाई 1989 रात 12:35, मालगाड़ी नंबर 479 का ब्रेक फेल, एक महिला की मृत्यु हुई। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। 14 जुलाई, वो तारीख वही थी जब उसने पिछली रात उस दुल्हन को देखा था। क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ ऐसा जो हर साल दोहराया जा रहा था? शाम होते होते आसमान फिर से काला पड़ गया। बिजली की गड़गड़ाहट और हवा में नमी थी। अर्जुन ने सोचा कि वो आज रात ड्यूटी पर जाएगा, लेकिन इस बार डर कर नहीं भागेगा। रात के करीब 11 बजे वो स्टेशन पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। गार्ड और मास्टर अपने क्वार्टर में थे। अर्जुन ने अपने बैग से एक पुराना टिफिन और पानी की बोतल निकाली और केबिन में रख दी। वो अपने सामने वाली दीवार को देख रहा था जब अचानक एक पुराना लिफाफा उसके पैरों के पास आ गिरा, जैसे हवा के झोंके से उड़कर आया हो। लिफाफे पर धूल जमी थी और लिखा था, रघुवीर के लिए, सविता। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था जो अब पीला पड़ चुका था। उसमें लिखा था, प्यारे रघुवीर, मैं आज बहुत खुश हूं। तुमने कहा था कि ट्रेन से लौटते वक्त मैं स्टेशन पर रहूंगी।
ताकि सबसे पहले तुम्हें देख सकूं। मैं लाल जोड़ा पहन कर आऊंगी, पर अगर किसी वजह से देर हो जाए तो तुम गुस्सा मत होना। मैं वहीं रहूंगी जब तक तुम मुझे लेने ना आओ। तुम्हारी सविता। अर्जुन ने पत्र को पढ़ते पढ़ते अपने गले में कुछ भारीपन महसूस किया। तो वो अब भी इंतजार कर रही है, उसने बुदबुदाया। उसी वक्त हवा का तेज झोंका चला और स्टेशन के लैंप एक साथ झिलमिलाने लगे। अर्जुन के हाथ में पकड़ा कागज ओढ़कर दरवाजे की ओर चला गया। वो उठा और बाहर देखने गया। प्लेटफॉर्म खाली था, पर ट्रैक पर कुछ हिलता सा दिखा। वो वहीं गजरे के फूल थे, ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने रखे हों। अर्जुन अब समझ गया था कि उसे डरना नहीं है। वो सिग्नल केबिन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आया। हवा में ठंड थी और दूर से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसने पटरियों के पास जाकर कहा, अगर तुम सविता हो तो मैं जानना चाहता हूं तुम क्यों रुकी हो यहां? किसका इंतजार कर रही हो? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा का एक झोंका आया और ट्रेन की सीटी जैसी आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने मुड़कर देखा। पटरियों पर वही लाल साया फिर दिखाई दिया। इस बार वो औरत और भी पास थी। चेहरा अब उतना भयावह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सफेदी थी, पर उनमें आंसुओं जैसी नमी थी। वो बस बोली, वो लौटे नहीं, मैं अब भी यही हूं। अर्जुन ने कांपते होंठों से पूछा, रघुवीर? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, हर साल उसी दिन उसी वक्त मैं आती हूं, क्योंकि उसने कहा था, रुको, मैं अगली ट्रेन से लौटूंगा। अर्जुन के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। 12 बज चुके थे और दूर से इंजन की आवाज आने लगी थी। अर्जुन ने देखा, वही 12:35 की मालगाड़ी स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। इस बार उसने तय किया कि वो सविता को पटरियों पर नहीं जाने देगा। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो सकता है। तुम्हारा पत्र मुझे मिला है। रघुवीर शायद लौट नहीं सका, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं गया। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। तुम जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं चाहता हूं तुम अब चैन से जाओ। कोई और ट्रेन नहीं आने वाली। ट्रेन की सीटी गूंजी, हवा तेज हुई और सविता की परछाई धुंधली होने लगी। उसके होंठ हिले। धन्यवाद, उसे कहना मैं अब नहीं रुकूंगी। और अगले ही पल वो हवा में विलीन हो गई। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया। पटरियों पर बस कुछ फूल गिरे थे और हवा में गजरे की खुशबू तैर रही थी। अगली सुबह जब सूरज उगा, अर्जुन के केबिन में वो पुराना लिफाफा अब नहीं था, लेकिन उसकी जगह एक कागज पड़ा था जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, विदा पूरी हुई। रात बीत चुकी थी। सूरज निकल आया था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। पिछली रात जो कुछ हुआ वो किसी सपने से कम नहीं लगा, पर सपने और सच्चाई में फर्क था। और अर्जुन को अच्छी तरह एहसास था कि जो उसने देखा वो सपना नहीं था। उसके पास अब कुछ ऐसे सबूत थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो पुराना पत्र जो उसने पढ़ा था, गजरे की खुशबू जो आज भी उसके कपड़ों से आ रही थी, और वो शब्द, विदा पूरी हुई। अर्जुन ने अपने मन में तय किया कि अब वो इस रहस्य की तह तक जाएगा, क्योंकि अगर विदा पूरी हुई का मतलब था कि आत्मा को शांति मिल गई, तो फिर ये सब हर साल क्यों दोहराया जाता है। भानपुर स्टेशन के पीछे एक छोटा कमरा था, फाइलों और पुराने स्टेशन रिकॉर्ड्स से भरा हुआ। अर्जुन वहीं पहुंचा। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर धूल जमी फाइलों के बीच एक कोना था जहां 1989 के रिकॉर्ड रखे थे। उसने उस फाइल को निकाला और खोला। उसमें उस दिन का पूरा विवरण दर्ज था। ट्रेन नंबर 479, मालगाड़ी, ब्रेक फेल, एक महिला की मृत्यु, ट्रेन ड्राइवर का नाम रघुवीर सिंह। अर्जुन की सांस अटक गई। रघुवीर सिंह? क्या ये वही नाम नहीं था जिसे सविता ने अपने पत्र में लिखा था? उसका सिर घूम गया। इसका मतलब रघुवीर उसका पति नहीं, बल्कि ट्रेन का ड्राइवर था, और वही ट्रेन जिसने सविता को कुचल दिया था। अर्जुन अब उलझ चुका था। उसे जो कहानी सुनाई गई थी कि सविता अपने पति को छोड़ने आई थी, वो झूठ थी या अधूरी? अगर रघुवीर ट्रेन का ड्राइवर था, तो क्या सविता उसी का इंतजार कर रही थी? क्या दोनों का रिश्ता समाज से छिपा हुआ था? क्या उस हादसे में सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी? उसने फाइल के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। ड्राइवर रघुवीर सिंह हादसे के बाद लापता, शव नहीं मिला। अब सब कुछ और अजीब हो गया था। सविता मर गई, पर रघुवीर गायब,
और अब हर साल उसी ट्रेन की रात कोई ना कोई उसकी परछाई देखता था। उस शाम अर्जुन ने स्टेशन मास्टर से पूछा, साहब, रघुवीर सिंह नाम का कोई ड्राइवर यहां था? मास्टर ने चौंक कर देखा। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? अर्जुन बोला, पुराने रिकॉर्ड में मिला। मास्टर ने धीरे धीरे कहा, रघुवीर? हाँ, सब कहते थे कि वो बहुत ईमानदार ड्राइवर था, लेकिन हादसे के बाद उसका कोई पता नहीं चला। किसी ने कहा वो नदी में कूद गया, किसी ने कहा वो भाग गया, पर एक बात पक्की थी, वो उसी औरत से जुड़ा था जिसने जान दी। अर्जुन ने पूछा, कैसे? मास्टर ने गहरी सांस ली। कहते हैं कि सविता और रघुवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों की जात अलग थी। सविता की शादी जबरदस्ती किसी और से कर दी गई, और उसी दिन जब उसका पति उसे छोड़ने स्टेशन आया, सविता ने रघुवीर को देखा आखिरी बार। तो क्या? अर्जुन ने कहा, वो उसी से मिलने आई थी? मास्टर ने सिर झुका लिया। शायद हाँ। और जब ट्रेन आई, रघुवीर ड्राइवर था। उसने उसे देखा लेकिन रोक नहीं पाया। उस दिन दोनों की जिंदगी खत्म हो गई। रात गहराने लगी थी। घड़ी ने फिर वही वक्त दिखाया, 12:20। अर्जुन ने तय किया कि इस बार वो स्टेशन पर रहेगा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, गजरे की और किसी अधूरे वादे की। 12:30 हुए। अर्जुन ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा। दूर से वही हेडलाइट, ट्रेन नंबर 479 की। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। इस बार ट्रेन ने रुकने जैसा आभास दिया, जैसे इंजन खुद सांस ले रहा हो। ट्रेन के पहले इंजन के पास कुछ हलचल हुई। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। पटरियों के पास एक आकृति खड़ी थी, वही लाल साया, लेकिन इस बार उसके साथ एक और परछाई थी। एक आदमी यूनिफॉर्म में, सिर पर कैप और आंखों में वही खालीपन। अर्जुन रुक गया। वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे बरसों बाद मिले हों। सविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघुवीर ने हाथ बढ़ाया। मैं लौट आया हूं। अर्जुन को लगा उसकी सांसें थम गईं। ट्रेन की हेडलाइट अब पूरे स्टेशन को उजाले में डुबो रही थी। फिर एक तेज हवा चली। दोनों परछाइयां आपस में लिपट गईं और अगली ही क्षण गायब। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रात वाली ट्रेन भानपुर पर रुकी ही नहीं थी। कंट्रोल रूम से सूचना आई कि ट्रेन नंबर 479 का इंजन पिछले स्टेशन से ही शंट लाइन पर खड़ा था, यानी वो स्टेशन तक पहुंची ही नहीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर वो जो उसने देखा, वो क्या था? स्टेशन मास्टर ने कहा, शायद वो हादसे की रात की परछाई है जो हर साल लौटती है, जब तक वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह मिल नहीं जाते। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे लगा अब वो सिर्फ सविता नहीं देख रहा था, अब वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस रात अर्जुन ने अपने लॉगबुक में लिखा, ट्रेन नंबर 479, 14 जुलाई, 12:35 रात, अनएक्सप्लेन्ड विजुअल। 2 आकृतियां देखी गईं, एक महिला, एक पुरुष। कोई ट्रेन नहीं आई। आवाज थी, हवा थी और गंध गजरे की। जब उसने पेन नीचे रखा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे से उसने सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर किसी ने कुछ लिख छोड़ा था, गजरे के फूलों से बने शब्दों में, अब हमें कोई ट्रेन नहीं चाहिए। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों अब सच में जा चुके हैं, उस सफर पर जहां न कोई स्टेशन है न कोई विदाई। लेकिन उसे यह भी पता था कि ट्रेन नंबर 479 की कहानी अब सिर्फ रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में दर्ज हो चुकी है। अर्जुन सिंह को अब भानपुर स्टेशन से डर नहीं लगता था। डर की जगह अब जिज्ञासा ने ले ली थी, एक ऐसी बेचैनी जो जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। सविता और रघुवीर की आत्माएं शायद शांति पा चुकी थीं, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल गूंजता रहा, अगर वो दोनों चले गए तो हर साल वो ट्रेन क्यों सुनाई देती है? वो सीटी, वो हवा का दबाव, वो चमकती हेडलाइट, सब फिर से क्यों लौट आता है? रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो हर रोज स्टेशन के आसपास घूमता, नोट्स बनाता, आवाजें रिकॉर्ड करता और लोगों से पूछताछ करता। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने आधी रात को बिना इंजन की ट्रेन की आवाज सुनी है, जो प्लेटफॉर्म से गुजरती है लेकिन दिखती नहीं। एक दिन अर्जुन पास के गांव गया। वहां का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था,
रामशरण बाबा, उम्र करीब 85 साल। लोग कहते थे कि उसने उस हादसे को अपनी आंखों से देखा था। अर्जुन उनके घर पहुंचा। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, बाहर तुलसी का पौधा और अंदर पुराने समय की यादों की गंध। बाबा चारपाई पर बैठे थे, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथों में तंबाकू की डिब्बी। अर्जुन ने आदर से कहा, नमस्ते बाबा, मैं अर्जुन सिंह, रेलवे में काम करता हूं। सविता और रघुवीर की कहानी जानना चाहता हूं। बाबा ने धीरे से मुस्कुराया। अरे, अब भी लोग पूछते हैं? फिर बोले, हाँ बेटा, मैं वहीं था उस रात। शादी के अगले दिन सविता अपने ससुराल से स्टेशन आई थी। सबको लगा वो अपने पति को विदा करने आई है, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। रघुवीर भी वहीं था, इंजन में। क्या वो दोनों मिले थे? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, मिले थे, पर वो मुलाकात कुछ पलों की थी। सविता ने इंजन की तरफ हाथ हिलाया था और तभी ट्रेन बढ़ गई। पता नहीं कैसे वो पटरियों पर फिसल गई। रघुवीर ने ब्रेक मारे, लेकिन देर हो चुकी थी। बाबा की आवाज भर्रा गई। सुना है रघुवीर वहीं गिर पड़ा था, बेहोश। जब लोग पहुंचे तो सविता मर चुकी थी और रघुवीर गायब। कुछ ने कहा उसने खुद को दोषी मानकर नदी में छलांग लगा दी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पर बाबा, वो ट्रेन की आवाज अब भी क्यों आती है? बाबा ने आंखें बंद की। कुछ अधूरे वादे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मिटते नहीं। वो आवाज शायद उसी वादे की गूंज है। उस रात अर्जुन ने फिर वही रिकॉर्डर लगाया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठा था, ठीक वही जगह जहां उसने पहली बार सविता को देखा था। आसमान बादलों से घिरा था, बिजली दूर चमक रही थी। 12:30 रिकॉर्डर में कुछ अजीब आवाजें आने लगी। पहले हल्की हवा, फिर रेल की पटरियों का कंपन और फिर किसी के फुसफुसाने जैसी ध्वनि। चलो चलो। अर्जुन ने हेडफोन लगाया। आवाज साफ थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेन में चढ़ रहे हों, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। उसने अपनी टॉर्च से पटरियों की तरफ रोशनी डाली। कुछ भी नहीं। फिर एक पल को ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन खड़ी है, बिना इंजन की, बिना आवाज के। उसके दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। पैरों के नीचे बजरी चरमराई और हवा अचानक ठंडी हो गई। वो ट्रेन के पास पहुंचा और अपने हाथ से एक डिब्बे को छुआ, ठंडा जैसे बर्फ। फिर उसने देखा डिब्बे के अंदर धुंध सी घूम रही थी और उसमें कई परछाइयां थीं। सारे लोग बैठे हुए चुपचाप, किसी ने भी सिर नहीं उठाया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोला, कौन है वहां? तभी एक महिला की आवाज आई, सिर्फ सवारियां जो पहुंच नहीं पाई। अर्जुन के कदम वहीं थम गए। उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरी उदासी थी। आप कौन हैं? उसने पूछा। हम वो हैं जिन्हें मंजिल नहीं मिली, आवाज बोली। हर आत्मा का एक स्टेशन होता है। हम वहीं रुक जाते हैं जहां आखिरी सांस टूटी थी। अर्जुन की टॉर्च कांपने लगी। धुंध में बैठे लोगों की शक्लें धीरे धीरे साफ हो रही थीं। कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, कुछ बच्चे, जैसे किसी हादसे की सवारियां हों। क्या ये वही ट्रेन है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, आवाज बोली। ट्रेन नंबर 479। जिस रात सविता मरी, उसी रात ट्रेन पटरी से उतरी थी। कुछ किलोमीटर आगे बहुत से लोग मारे गए, लेकिन किसी ने उनके बारे में नहीं लिखा। बस सविता का जिक्र हुआ, क्योंकि वो दुल्हन थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तो ये सिर्फ सविता की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस हादसे में मारे गए सभी यात्रियों की। तो तुम सब अब तक यहां क्यों हो? क्योंकि हमारा सफर अधूरा था, वो बोली। सविता के जाने के बाद हमें लगा अब हमें भी मंजिल मिलेगी, लेकिन ट्रेन अब भी लौट आती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? धुंध की परतों में हल्की हलचल हुई। सच को लिख दो, आवाज ने कहा, ताकि कोई भूल न जाए कि हम भी सवारियां थे जिनकी गिनती कभी नहीं हुई। अगली सुबह अर्जुन का रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। उसने सुना वही आवाजें, वही सीटी, वही फुसफुसाहट। पर आखिर में एक धीमी सी पंक्ति सुनाई दी, अब मौन ही हमारी मंजिल है। अर्जुन ने वो टेप स्टेशन मास्टर को सुनाई। मास्टर का चेहरा फीका पड़ गया। ये आवाजें हमने पहले भी सुनी हैं, लेकिन कभी इतनी साफ नहीं। अर्जुन ने कहा, अब हमें सच लिखना चाहिए स्टेशन की फाइलों में, ताकि ये हादसा सिर्फ एक कहानी न रहे। मास्टर ने सहमति में सिर हिलाया और उसी दिन पहली बार स्टेशन के रजिस्टर में एक नया पन्ना जोड़ा गया।
1989 ट्रेन नंबर 479, मृत यात्रियों की संख्या अज्ञात, सविता देवी सहित कई की मृत्यु। घटनास्थल भानपुर। उस रात अर्जुन ने लॉगबुक में सिर्फ एक लाइन लिखी, आज स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सीटें फिर भी भरी थीं। बारिश का मौसम अब अपने पूरे शबाब पर था। भानपुर स्टेशन की छत पर गिरती बूंदों की टपकन एक अजीब लय बना रही थी। हवा में मिट्टी, जंग लगे लोहे और पुराने धुएं की मिलीजुली गंध थी। अर्जुन सिंह अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था। पहले जो स्टेशन उसके लिए डर की जगह था, अब वही उसके लिए एक रहस्यमयी संसार बन गया था। वो जानता था कि यहाँ सिर्फ ट्रेनें नहीं चलती, यहाँ यादें, वक्त और अधूरे वादे भी चलते हैं। पिछली रात के रिकॉर्डिंग से अर्जुन को एक नई आवाज सुनाई दी थी, किसी औरत की नहीं बल्कि किसी मर्द की। बहुत भारी, थकी हुई आवाज। रुक जाओ, ब्रेक फेल हैं। वो वाक्य बार बार दोहराया गया था, जैसे किसी ने उस रात चीख चीख कर चेतावनी दी हो। अर्जुन ने वही हिस्सा कई बार सुना। उसे लगा ये आवाज शायद रघुवीर की थी, उस ड्राइवर की जिसने हादसे वाली ट्रेन चलाई थी। लेकिन उसने तो खुदकुशी की थी या फिर गुम हो गया था, अर्जुन ने सोचा। तो उसकी आवाज अब भी स्टेशन तक कैसे पहुंचती है? अर्जुन ने तय किया कि इस रहस्य को समझने के लिए उसे पुराने दुर्घटना रिकॉर्ड देखने होंगे। उसने रेलवे मुख्यालय को पत्र लिखा और कुछ दिनों बाद उसे जवाब मिला। भानपुर हादसे की रिपोर्ट गोपनीय घोषित की गई थी, फिर भी किसी तरह उसे रिपोर्ट की एक कॉपी मिल गई, अधूरी लेकिन कुछ अहम जानकारी के साथ। रिपोर्ट में लिखा था, ट्रेन नंबर 469 का ब्रेक फेल हुआ। इंजन ड्राइवर रघुवीर सिंह ने अंतिम समय में ट्रेन को मुख्य ट्रैक से हटाने की कोशिश की। उसके इस प्रयास से स्टेशन की जनसंख्या बची, पर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। रघुवीर सिंह का शव नहीं मिला। नीचे एक लाइन में छोटा सा नोट था। अंतिम वायरलेस कॉल में रघुवीर ने कहा, ब्रेक फेल हैं, सविता को बचाओ। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उस वक्त ट्रेन के अंदर सविता नहीं होनी चाहिए थी, वो प्लेटफॉर्म पर थी। तो रघुवीर ने उसका नाम कैसे लिया? अगली रात स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। बारिश थमी हुई थी, लेकिन हवा में नमी और ठंड थी। अर्जुन अपनी केबिन में बैठा लॉगबुक लिख रहा था जब अचानक बाहर से रेल की सीटी गूंजी। वो झट से उठा, घड़ी में देखा 12:35। ट्रेन नंबर 469 का वही वक्त। उसने बाहर झांका। दूर पटरियों के उस पार धुंध में हेडलाइट जैसी रोशनी चमक रही थी, पर स्टेशन मास्टर ने कहा था आज कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। पटरियों पर जाते ही हवा भारी हो गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और फिर वो सीटी फिर बजी, इस बार बेहद पास से। अर्जुन के कान सुन्न हो गए। उसे साफ साफ सुनाई दिया, रुको, ब्रेक फेल हैं। धुंध के बीच से अब इंजन की आकृति उभरने लगी। काले धुएं से घिरी पुराना नंबर प्लेट 469, पर इंजन के पहिए जमीन से ऊपर थे, जैसे किसी परछाई में चल रहे हों। अर्जुन ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। इंजन के केबिन में कोई था, एक आदमी, कोयले से सना चेहरा, यूनिफॉर्म फटी हुई और आंखों में गहराई। वो अर्जुन को देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम अर्जुन हो? अर्जुन हकलाते हुए बोला, हाँ, आप कौन? मैं रघुवीर, वो बोला। वो ट्रेन अभी तक नहीं रुकी। हर साल वही गलती दोहराती है। जब तक कोई इसे रोक नहीं देता, ये स्टेशन लौटती रहेगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? रघुवीर की आंखों में हल्की चमक आई। सीटी बजाना मत रोकना। जब अगली बार आवाज सुनो, जवाब देना, ताकि ट्रेन को पता चले कि कोई जिंदा है। अर्जुन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बस सिर हिलाता रह गया। रघुवीर ने इंजन का हैंडल पकड़ा और बोला, हर साल 14 जुलाई की रात इस ट्रेन की आत्मा लौटती है अपने रास्ते को खोजने। अगर उसे जवाब न मिले तो वो स्टेशन को खींच लेती है। क्या मतलब? अर्जुन घबरा गया। यही कि अगली बार अगर किसी ने उसे रुक जाओ नहीं कहा तो ट्रेन रुकने की जगह स्टेशन में घुस जाएगी। इतना कहकर रघुवीर का चेहरा धुएं में घुल गया और इंजन धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन हांफता हुआ वापस केबिन में लौटा। उसने टेबल पर पड़ी अपनी सीटी उठाई, जो सिग्नल मैन के पास हमेशा होती है। उसे अब रघुवीर की बात का मतलब समझ आ गया था। अगली रात
घड़ी ने 12:35 बजाए। दूर वही सीटी गूंजी, धीरे धीरे पास आती हुई। अर्जुन के माथे पर पसीना था। उसने खिड़की खोली, बाहर झांका। ट्रेन के हेडलाइट की परछाई फिर वहीं थी, और फिर इंजन की चीख जैसी आवाज। रुको, ब्रेक फेल है। अर्जुन ने अपनी सीटी मुंह में रखी और पूरी ताकत से बजाई। पूरे स्टेशन में तीखी आवाज गूंज उठी। उसने फिर बजाई, बार बार, लगातार, जैसे कोई जिंदा आदमी जवाब दे रहा हो कि सुन लिया। तभी इंजन की आवाज धीमी पड़ने लगी। वो हेडलाइट जो चमक रही थी अब धुंधली होने लगी, और कुछ ही पल में सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज उगा, अर्जुन बाहर आया। ट्रैक पर कोई निशान नहीं था, न पहियों के न धुएं के, लेकिन प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुरानी सीटी पड़ी थी। जंग लगी, टूटी हुई, पर उसके ऊपर लिखा था RS रघुवीर सिंह। अर्जुन ने सीटी को उठाया, अपने लॉगबुक में लिखा, आज ट्रेन नहीं आई, पर उसकी आवाज अब शांति में बदल गई है। उस रात से लेकर आज तक भानपुर स्टेशन पर कोई अजीब आवाज नहीं सुनी गई। रेलवे के लोग कहते हैं कि अर्जुन ने जो किया उससे ट्रेन नंबर 479 की आत्मा को दिशा मिल गई। अब वो लौटकर नहीं आती, लेकिन अर्जुन जानता था हर ट्रेन की आवाज में अब भी उस रात की एक हल्की गूंज है। वो जब भी किसी इंजन की सीटी सुनता, उसे लगता रघुवीर फिर से कह रहा है, सिग्नल साफ है, सफर पूरा हुआ। भानपुर स्टेशन पर अब कुछ बदला बदला सा माहौल था। जो स्टेशन कभी डर और सन्नाटे से भरा रहता था, अब वहां हल्की हल्की हलचल होने लगी थी। रेलवे ने वहां कुछ मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। नई लाइटें लगाई जा रही थीं, पुराने बोर्ड बदले जा रहे थे, पर अर्जुन के लिए यह सब बस बाहरी चमक थी। उसके भीतर अब भी कई सवाल जिंदा थे। रघुवीर की आत्मा को तो शायद शांति मिल गई थी, लेकिन सविता, वो दुल्हन जिसका लाल जोड़ा अब भी यादों में अटका हुआ था, वो अब भी अनकहा रहस्य थी। एक दिन अर्जुन को स्टेशन के गोदाम में सफाई करने का काम मिला। वहां पुराने कागज, टूटे बोर्ड और जंग लगी मशीनें भरी पड़ी थीं। धूल से ढकी एक लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक लोहे का संदूक मिला, छोटा पर भारी। ताले पर जंग जम चुकी थी। अर्जुन ने पेचकस से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही एक तेज सी गंध फैली, पुराने कपड़े, कागज और कुछ फूलों की सड़ी हुई महक। अंदर उसे जो मिला वो देखकर उसके हाथ कांप गए। एक लाल जोड़ा, पुराना पर अब भी हल्की चमक लिए हुए, साथ ही एक टूटा हुआ कंगन और एक पुरानी फोटो। फोटो में एक नवविवाहित जोड़ा खड़ा था। दुल्हन लाल जोड़े में थी और उसके बगल में मुस्कुराता हुआ आदमी रघुवीर सिंह। फोटो के पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, रघुवीर और सविता 14 जुलाई 1985 विवाह का दिन। अर्जुन की सांस रुक गई। मतलब वो दोनों पति पत्नी थे। अब सब धीरे धीरे साफ हो रहा था। जिस दिन हादसा हुआ वो उनकी शादी का दिन था। रघुवीर को रेलवे से इमरजेंसी कॉल आई थी। ब्रेक सिस्टम में दिक्कत थी और किसी अनुभवी ड्राइवर की जरूरत थी। वो अपनी नई नवेली दुल्हन से वादा करके गया था, बस 2 घंटे में लौट आऊंगा, फिर विदाई करेंगे। लेकिन वो लौट नहीं सका। सविता उसी रात स्टेशन पर उसका इंतजार करती रही, बारिश में भीगती, पटरियों के पास खड़ी। जब ट्रेन आई उसने सोचा रघुवीर लौट आया, और अगले ही पल वो खुद हादसे की शिकार हो गई। अर्जुन ने वह लाल जोड़ा उठाया। कपड़े से हल्की ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी की छुअन अब भी बाकी हो। उसने जोड़े को संदूक में वापस रख दिया, लेकिन कंगन अपनी जेब में रख लिया। उसी रात उसे फिर वही सपना आया, सविता लाल जोड़े में प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी। उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बस इंतजार। वो धीरे से बोली, वो लौट आया पर मैं नहीं मिली। जोड़ा लौटा दो, मेरी विदाई अधूरी है। अर्जुन की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने फैसला किया कि अब उसे सविता को विदा करनी होगी, जैसे कोई अपनी बहन या अपनी आत्मा को मुक्त करता है। अगले दिन उसने स्टेशन मास्टर से छुट्टी ली। बोला, थोड़ा सफाई का काम बाकी है, रात में कर लूंगा। मास्टर ने सिर हिलाया, ठीक है, बस सावधानी रखना। रात के 10 बजे अर्जुन ने संदूक से लाल जोड़ा निकाला, साथ ही कुछ ताजे फूल और अगरबत्तियां भी रखीं। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सब सजाया, जहां पहली बार उसने सविता को देखा था। घड़ी में 12:35 होने को थे। बारिश की बूंदें फिर से शुरू हो चुकी थीं। ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था,
लेकिन अर्जुन जानता था आज कोई ट्रेन नहीं, कोई आत्मा आने वाली थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:35 पर पहुंची, हवा में एक धीमी सरसराहट गूंजी। प्लेटफॉर्म की बत्तियां हल्की टिमटिमाई और दूर धुंध में वही लाल जोड़ा दिखाई दिया। सविता धीरे धीरे चली आ रही थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आंखों में आंसू और होंठों पर हल्की मुस्कान। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, सविता जी, ये रहा आपका जोड़ा, आपका घर यहीं है, आपका इंतजार खत्म हुआ। वो रुकी, अर्जुन के पास आई और अपने ठंडे हाथ से उसका हाथ छू लिया। उस स्पर्श में दर्द नहीं था, बस एक शांति। उसने धीमे से कहा, अब मैं जाऊंगी, पर तुम्हारा धन्यवाद। वो जोड़ा उठाकर उसने अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। बस हवा में हल्की सी महक रह गई, गजरे की और सिंदूर की। अर्जुन वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था। उसे लगा जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। उसने ट्रैक की ओर देखा। अब वहां कोई छाया नहीं थी, कोई सन्नाटा नहीं। बस पहली बार भानपुर स्टेशन सच में जिंदा लगा। अगले दिन जब मजदूर सफाई करने आए तो प्लेटफॉर्म के बीच एक लाल साड़ी नीटली फोल्डेड पड़ी मिली। कोई उसे लाया नहीं था, पर वो सूखी थी, जैसे बारिश ने उसे छुआ ही ना हो। रेलवे प्रशासन ने उसे सबूत के तौर पर गोदाम में रख दिया, पर अर्जुन ने किसी को नहीं बताया कि वो क्या है। वो बस जानता था, अब सविता की आत्मा को विदाई मिल गई है। भानपुर स्टेशन की सुबह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। कभी यह जगह अंधेरी, सुनसान और डरावनी लगती थी, जहां हवा भी ठंडी नहीं बल्कि भारी लगती थी। पर अब कुछ बदल गया था। रेलवे ने स्टेशन के पुनर्निर्माण की घोषणा कर दी थी। नए प्लेटफॉर्म, नई टाइलें, सीसीटीवी कैमरे और एक छोटा कैफे भी बनने वाला था। गांव के लोग जो कभी इस जगह का नाम सुनकर कतराते थे, अब बच्चे लेकर यहां घूमने आने लगे थे। अर्जुन सिंह, जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा था, अब स्टेशन का सीनियर ऑपरेटर बन चुका था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में अब भी वही गहराई थी, जैसे कोई जो सब देख चुका हो पर सब कह नहीं सकता। एक दिन इंजीनियरिंग टीम आई और पुराना प्लेटफॉर्म नंबर 2 तोड़ने लगी। मजदूर हथौड़े चला रहे थे जब उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, साहब, यहां नीचे कुछ है। अर्जुन दौड़कर पहुंचा। मिट्टी के नीचे एक पुराना लोहे का साइन बोर्ड निकला, जिस पर जंग लगी लिखावट में उकेरा था, भानपुर जंक्शन, उद्घाटन 14 जुलाई 1985। अर्जुन के दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। उसी दिन, उसी तारीख को हादसा हुआ था। शायद किस्मत को भी यह तारीख याद थी। उसने बोर्ड को साफ करवाया और उसे नए स्टेशन बिल्डिंग में लगवाने का प्रस्ताव दिया। यह स्टेशन की आत्मा है, उसने कहा। इसे छिपाने की नहीं, सम्मान देने की जरूरत है। अगले कुछ हफ्तों में स्टेशन चमक उठा। नए साइन बोर्ड, एलईडी लाइटें और नया केबिन। अर्जुन की केबिन की खिड़की अब ट्रैक की ओर खुलती थी, जहां कभी उसने वो लाल जोड़ा देखा था। लेकिन एक बात अजीब थी। हर रात ठीक 12:35 प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट हल्की झिलमिलाने लगती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्विच से खेल रहा हो। शुरुआत में अर्जुन ने इसे बिजली की खराबी समझा, पर जब 3 रात लगातार वही हुआ तो उसने समझा कुछ अब भी बाकी है। एक दिन नया स्टेशन मास्टर आया, विवेक त्रिपाठी, उम्र 40 के करीब, बहुत सख्त लेकिन साफ सुथरी सोच वाला आदमी। विवेक ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, इस स्टेशन के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी हैं। तुम सबसे पुराने कर्मचारी हो, सच बताओ, क्या सच में यहां कुछ अजीब होता है? अर्जुन मुस्कुराया, साहब, अब यहां सब ठीक है, बस कभी कभी पुरानी यादें लौट आती हैं। विवेक ने हंसते हुए कहा, यादें तो लोगों की होती हैं, स्टेशन की नहीं। अर्जुन ने हल्के स्वर में जवाब दिया, कभी कभी जगहें भी महसूस करती हैं साहब। विवेक ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात उसे भी कुछ महसूस हुआ। उस दिन विवेक देर तक स्टेशन पर रुका था। कुछ कागजी काम खत्म करने के बाद उसने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हल्की धुंध थी, बारिश की बूंदें गिर रही थीं और एक औरत की आकृति खड़ी थी। पहले तो विवेक को लगा कोई यात्री होगी, पर जब उसने देखा कि वो औरत बिना हिले डुले बस एक दिशा में देख रही है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अर्जुन को फोन किया, अरे अर्जुन,
तुम जरा प्लेटफॉर्म 2 पर आओ जरा। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा। क्या हुआ साहब? विवेक ने उंगली से इशारा किया। वो देखो। अर्जुन ने देखा, प्लेटफॉर्म खाली था। कहां साहब? अरे अभी यहीं थी, लाल साड़ी में। विवेक के चेहरे से रंग उड़ गया। अर्जुन शांत स्वर में बोला, साहब आपने जो देखा वो स्टेशन की आखिरी याद है। डरिए मत, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। विवेक चुप रहा। उस रात के बाद उसने उस विषय पर कभी बात नहीं की। 1 महीने बाद स्टेशन का नया उद्घाटन हुआ। रेलवे मंत्री आए, गांव के बच्चे फूल लेकर खड़े हुए। सारे प्लेटफॉर्म चमक रहे थे। फीता काटते वक्त अर्जुन ने देखा, उसी जगह ठीक पीछे हल्की हवा चली और फूलों का एक गजरा जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे उठाया और पुराने बोर्ड के नीचे रख दिया। मंत्री ने कहा, अब भानपुर स्टेशन का नया जीवन शुरू हो रहा है। अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, हाँ, और शायद किसी की अधूरी कहानी अब पूरी हो गई है। उस रात अर्जुन अकेला बैठा था। अचानक उसे वायरलेस पर हल्की सी आवाज सुनाई दी, सिग्नल साफ है, सफर पूरा हुआ। वो वही आवाज थी, रघुवीर सिंह की। अर्जुन ने आंखें बंद की। अब कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे भानपुर स्टेशन अब सच में जिंदा हो गया हो। अगले दिन सूरज की रोशनी में स्टेशन पहली बार सुनहरा लगा। ट्रैक पर बैठे कोई नहीं, बल्कि कबूतर उड़ रहे थे। बच्चे हंस रहे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चाय वाले ने पहली बार दुकान खोली। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर हल्के से रखकर कह रहा हो, धन्यवाद। भानपुर स्टेशन के पुनर्निर्माण को अब 3 महीने बीत चुके थे। स्टेशन पर अब दिन रात हलचल रहने लगी थी। सुबह सुबह चाय और पराठे की खुशबू, बच्चों की हंसी, यात्रियों की आवाजाही, सब कुछ अब सामान्य दिखता था। लेकिन अर्जुन जानता था कि कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वो अब भी हर रात स्टेशन छोड़ने से पहले ट्रैक के उस पुराने मोड़ को देखता था, जहां कभी हादसा हुआ था, जहां उसने लाल जोड़े वाली सविता को आखिरी बार देखा था। एक शाम जब अर्जुन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था, स्टेशन मास्टर विवेक ने उसे रोक लिया। अर्जुन, एक बात बताओ, विवेक बोला, क्या तुमने हाल में किसी ट्रेन की सीटी बिना शेड्यूल सुनी? अर्जुन चौंक गया। नहीं साहब, क्यों? विवेक ने धीमे स्वर में कहा, कल रात करीब 12:35 पर मैंने वही आवाज सुनी थी। पहले लगा कोई एक्स्ट्रा ट्रेन पास कर रही होगी, लेकिन रिकॉर्ड में कुछ नहीं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद किसी दूसरी लाइन की होगी साहब। पर भीतर वो जानता था 12:35 अब भी जिंदा था। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। रात का वक्त था, बारिश हल्की हो रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइटें हल्की टिमटिमा रही थीं। अर्जुन वायरलेस चेक कर रहा था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत हल्की लेकिन साफ, ट्रेन आने वाली है। वो आवाज किसी महिला की थी और वो जानता था वो सविता थी। अर्जुन ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर रखी एक झाड़ू अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरते हुए उसे छुआ हो। उसका गला सूख गया। क्या फिर से शुरू हो गया ये सब? उसने खुद से कहा। अगले दिन उसने तय किया कि उसे ये रहस्य समझना होगा। वो रेलवे रिकॉर्ड रूम गया, जो पुराने कागजों, फाइलों और गंध से भरा था। वहां उसने भानपुर स्टेशन की फाइलें ढूंढी। कई फाइलें तो सील बंद थीं, लेकिन एक पुरानी डायरी उसे मिली, स्टेशन सुपरवाइजर हरीश नंदन सिंह नंग की। डायरी की तारीख थी 1985 से 1987 तक। अर्जुन ने पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआती पन्नों में रोज के रिकॉर्ड थे, ट्रेन के नंबर, आने जाने का समय, मालगाड़ी की रिपोर्ट वगैरह। लेकिन फिर एक दिन की एंट्री थी जो बाकी सबसे अलग थी। तारीख 14 जुलाई 1985। आज हादसा हुआ। इंजन 469 पटरी से उतर गया। सिग्नल के पास एक दुल्हन थी। हादसे के बाद स्टेशन के पास अजीब आवाजें सुनाई दी। कोई बार बार बोल रहा था, मैं लौट आई हूं। उस पन्ने पर स्याही धुंधली थी, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। अर्जुन ने डायरी बंद की और गहरी सांस ली। मतलब ये सब हादसे के बाद भी चलता रहा था। उस रात अर्जुन स्टेशन पर अकेला था। बिजली गई हुई थी, सिर्फ उसकी टॉर्च और एक पुरानी लालटेन जल रही थी।
हवा में नमी थी और ट्रैक पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। वो सिग्नल केबिन से बाहर आया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर देखा। अंधेरे में कुछ हल्का सा हिला, जैसे साड़ी का किनारा हवा में फड़फड़ा गया हो। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, सविता जी, अगर आप यहाँ हैं तो बताइए, आपको क्या चाहिए? पहले तो बस सन्नाटा रहा, फिर दूर से वही आवाज आई। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं हर रात, पर कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ प्लेटफॉर्म की दीवार पर हल्की सी नमी दिख रही थी, जो धीरे धीरे सिंदूर की तरह लाल हो रही थी। अगली शाम एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर आया, दाढ़ी सफेद, आंखों में थकान और हाथ में एक पुराना बैग। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं बहुत साल बाद यहां लौटा हूं। भानपुर स्टेशन याद है मुझे? अर्जुन ने पूछा। आप? वो आदमी बोला, मेरा नाम हरीश नंदन सिंह है। मैं इस स्टेशन का सुपरवाइजर था जब हादसा हुआ था। अर्जुन चौंक गया। मतलब आप वही हैं जिनकी डायरी मैंने पढ़ी? वो मुस्कुराया। तो तुमने पढ़ी है? अच्छा किया। कई सालों से मेरे मन में एक बोझ था। उस दिन जब हादसा हुआ, मैंने सिग्नल बदलने में देर कर दी थी। अगर मैं 5 सेकंड पहले लीवर खींच देता तो ट्रेन नहीं उतरती। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। हरीश जी ने आगे कहा, मैंने सुना है कि अब यहां शांति है, लेकिन मैं जानता हूं वो चुप्पी अब भी गूंजती है। उन्होंने जेब से एक छोटी सी चीज निकाली, एक चांदी की बिंदी जिस पर हल्का सिंदूर का निशान था। ये मैंने उस रात पटरियों के पास पाई थी, शायद उसी की थी, सविता की। अर्जुन ने उस बिंदी को हाथ में लिया। एक ठंडी हवा चली और दूर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट एक बार झपकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, पर दोनों जानते थे वो अब भी यहां हैं। हरीश जी ने जाते जाते कहा, अर्जुन, जब कभी भी स्टेशन पर सन्नाटा छा जाए तो डरना मत। कभी कभी चुप्पी भी गवाही देती है कि कुछ आत्माएं अब भी अधूरी हैं। उसके बाद वो आदमी चला गया और अर्जुन देर रात तक बैठा सोचता रहा, क्या सविता अब भी यहां है या सिर्फ स्टेशन की यादों में रह गई है? ट्रैक से आती हवा में उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। ट्रेन आने वाली है, लेकिन इस बार वो आवाज डरावनी नहीं थी, बस बहुत उदास थी, जैसे कोई इंतजार करते करते थक गया हो। भानपुर स्टेशन अब देखने में बिल्कुल नया लगने लगा था। टाइल्स चमक रही थीं, बोर्ड बदले जा चुके थे और हर सुबह चाय बेचने वाले रवि की आवाज प्लेटफॉर्म पर गूंजती थी। लेकिन उस चमक के नीचे अब भी कुछ अनकहा छिपा था। अर्जुन हर रात अपनी शिफ्ट में वही सब महसूस करता, कभी किसी की परछाई, कभी हल्की हवा में गूंजता नाम सविता। हरीश नंदन सिंह के जाने के बाद अर्जुन का दिमाग और बेचैन हो गया था। अब वो जानता था कि सिर्फ भूत की बात नहीं थी, बल्कि उस हादसे के पीछे कुछ और गहराई थी, एक ऐसा सच जिसे किसी ने जानबूझकर छिपाया था। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो फाइल रूम में जाकर हर दस्तावेज खुद देखेगा। वो कमरा स्टेशन के पुराने हिस्से में था, जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारों पर जाले और लकड़ी की पुरानी अलमारी, जिसमें फाइलें धूल में दबकर इतिहास बन चुकी थीं। वो अलमारी के ताले को धीरे से खोला और फाइलें पलटने लगा। हादसा रिपोर्ट, जुलाई 1985, रेलवे सेफ्टी बोर्ड, निष्कर्ष, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, निरीक्षण पत्र। पर इनमें से ज्यादातर रिपोर्टों में एक ही बात दोहराई गई थी, मानव भूल के कारण सिग्नल समय पर नहीं दिया गया। अर्जुन बुदबुदाया, अगर ये ही सच्चाई थी तो सविता की आत्मा अब तक क्यों भटक रही है? वो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी फाइलों के ढेर के नीचे उसे एक पुराना नीला लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, गोपनीय केवल उच्च अधिकारी के लिए, और नीचे हस्ताक्षर थे DN, माथुर, रेल मंत्रालय। लिफाफे में अंदर एक पन्ना था, टाइप किया हुआ, किनारे से थोड़ा जला हुआ। उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, भानपुर स्टेशन हादसा, आंतरिक जांच रिपोर्ट, गोपनीय। अर्जुन ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जांच के दौरान पता चला कि हादसे की रात सिग्नल में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि मैनुअल स्विच जानबूझकर ओवरराइड किया गया था। रिकॉर्ड बताता है कि लीवर तब खींचा गया जब ट्रेन पहले ही मोड़ पर आ चुकी थी। यह किसी कर्मचारी की गलती नहीं, बल्कि एक साजिश थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। नीचे लिखा था, शंका है कि मालगाड़ी के उस डिब्बे में
अवैध सरिया और मशीनरी थी जिसे एक स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर ने गलत तरीके से भेजा था ताकि दुर्घटना के बाद कोई सबूत न बचे। ट्रेन को मोड़ के पास ही पटरी से उतारने की योजना बनाई गई थी। अर्जुन ने कांपते हुए दस्तावेज नीचे रखा। मतलब हादसा सिर्फ एक गलती नहीं था, वो जानबूझकर किया गया कत्ल था। और उस हादसे में सविता भी मारी गई थी जो सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी। अर्जुन ने उस रिपोर्ट की कॉपी अपने फोन से खींच ली। अब उसे एक नाम चाहिए था, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम। लेकिन रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में वो नाम मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर स्याही फैला दी हो। बस 3 अक्षर साफ दिख रहे थे। अर्जुन ने सोचा, मतलब मोहन, मोरे, मोहित? उसे कुछ समझ नहीं आया। वो रिपोर्ट लेकर स्टेशन मास्टर विवेक के पास पहुंचा। विवेक ने रिपोर्ट देखते ही घबराकर कहा, अर्जुन, ये फाइल तुम्हें कहां मिली? पुराने रूम से, अर्जुन बोला। साहब, यह हादसा गलती नहीं था। विवेक ने गहरी सांस ली। मुझे पता था एक दिन कोई पूछेगा, लेकिन अर्जुन, यह मामला बहुत पुराना है। उस वक्त कुछ बड़े अफसरों का नाम भी था, सबको चुप करा दिया गया था। तो क्या आप जानते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था? अर्जुन ने पूछा। विवेक की आंखों में हिचकिचाहट थी, पर उसने धीरे से कहा, मोहनलाल, ठेकेदार, वही आदमी जिसने स्टेशन की पुरानी इमारत बनवाई थी। उसके बेटे ने ही अब स्टेशन के नए निर्माण का ठेका लिया है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वही परिवार आज फिर भानपुर स्टेशन से जुड़ा हुआ था। और शायद सविता की आत्मा इसीलिए अब तक चैन में नहीं थी। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो उसे वही लाल जोड़ा दिखता, वही चेहरा, सविता का, जो अब दर्द नहीं बल्कि सवाल लिए खड़ा था। क्या मैं अपना न्याय पाऊंगी? जैसे वो हवा में यही कह रही हो। अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब चाहे जो हो, मैं ये सच सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन उसने स्टेशन के ठेकेदार मोहित लाल से मुलाकात की, जो अब मोहनलाल का बेटा था और स्टेशन के मरम्मत कार्य की देखरेख कर रहा था। वो सूट में था, आंखों पर गहरे चश्मे और चेहरा बहुत शांत। अर्जुन ने सीधे कहा, आपके पिता का नाम मोहनलाल था? मोहित लाल मुस्कुराया, हाँ, क्यों? क्या उन्हें 1985 के भानपुर हादसे के बारे में कुछ पता था? मोहित लाल का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें यह सब किसने बताया? अर्जुन ने कहा, मैंने दस्तावेज पढ़े हैं। मोहित लाल ने ठंडी हंसी हंसी। बेटा, जो चीजें दबा दी जाती हैं उन्हें दबा ही रहने दो। कभी कभी सच जानना भी गुनाह बन जाता है। अर्जुन ने कहा, पर किसी की आत्मा अब भी भटक रही है। वो औरत निर्दोष थी, सिर्फ अपने पति से मिलने आई थी। मोहित लाल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरे पिता ने गलती की थी। वो मालगाड़ी उनके लिए थी, पर हादसा योजना से ज्यादा बड़ा निकल गया। कई लोग मारे गए, हमने मुआवजा दिया, मामला दबा दिया गया, पर लगता है कुछ आत्माएं अब भी हमें माफ नहीं कर पाई। अर्जुन चुप रहा। मोहित लाल ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पास वो फाइल है तो उसे वहीं रहने दो। कभी कभी अतीत को खोदना खतरनाक होता है। अर्जुन ने कहा, नहीं, अब यह कहानी खत्म करनी ही होगी। अगली रात अर्जुन ने फिर सिग्नल के पास जाकर वो दस्तावेज रखा। वो चाहता था कि सविता देखे, उसे उसका सच मिल गया है। हवा में अचानक ठंडक बढ़ी। टॉर्च की रोशनी में उसे पटरियों के पास एक हल्का लाल निशान दिखा, जैसे सिंदूर का कतरा। धीरे धीरे वही आवाज फिर गूंजी, अब मैं चैन से जाऊंगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने चारों ओर देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ स्टेशन की घंटी की हल्की गूंज और ठंडी हवा थी। लेकिन उसे महसूस हुआ वो वहां है, मुस्कुरा रही है और शायद पहली बार शांत है। भानपुर स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा था। दिन में यह जगह यात्रियों से भरी रहती थी, लेकिन रात के समय फिर वही सन्नाटा लौट आया था, जैसे स्टेशन खुद कुछ कहना चाहता हो पर कोई सुन नहीं पा रहा था। अर्जुन अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगा था। वो हर रात सिग्नल की रिपोर्ट, ट्रेन के लॉग और सुरक्षा जांच को दोबारा देखता था। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक अधूरा काम जो उसे हर वक्त याद दिलाता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सविता की आत्मा को उसने आखिरी बार शांति से जाते देखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि किसी और का इंतजार अब भी बाकी है। एक दिन जब अर्जुन अपने केबिन में फाइलें देख रहा था, डाक से एक लिफाफा आया। ऊपर लिखा था, व्यक्तिगत अर्जुन के नाम भेजने वाले का नाम था हरीश नंदन सिंह।
उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अर्जुन, मैं बनारस जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना जरूरी है। मैंने उस हादसे की फाइल में कुछ छिपा रखा था जो शायद अब तुम्हारे काम आएगा। फाइल नंबर 47B के पीछे का पन्ना खोलना, वहीं उस आदमी की असली पहचान है जिसने सब कुछ रचा था। वो आज भी भानपुर से जुड़ा है। सावधान रहना। हरीश। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब असली गुनहगार अब भी जिंदा है। उसने फौरन रिकॉर्ड रूम का रुख किया। फाइल 47B वही थी जिसमें उसने मो नाम देखा था। अर्जुन ने उस पन्ने के पीछे की परत को धीरे धीरे उखाड़ा। वहां चिपका हुआ एक और दस्तावेज मिला। उस पर लिखा था, सहायक अभियंता मोहनलाल एंड सन्स, अनुमोदित, और नीचे हस्ताक्षर था, प्रोजेक्ट हेड विवेक शर्मा। अर्जुन के हाथ कांप गए। विवेक शर्मा यानी स्टेशन मास्टर विवेक। वो वही आदमी था जो अब इस स्टेशन का प्रभारी था और जिसने उसे हमेशा पुराने मामलों में न पड़ने की सलाह दी थी। अर्जुन को याद आया, विवेक ही था जिसने कहा था, कुछ बातें दबा ही रहने दो। अब उसे सब समझ में आने लगा। अगले दिन रात की शिफ्ट में अर्जुन ने विवेक से सीधे सवाल किया, साहब, आप 1985 में कहां थे? विवेक ने पहले तो हंसकर टाल दिया। क्यों, पूछताछ कर रहे हो क्या? अर्जुन ने वो दस्तावेज उसके सामने रख दिया। आप इस हादसे के इंजीनियर थे और आपने मोहनलाल के साथ मिलकर उस ट्रेन को उस मोड़ पर मोड़ने का आदेश दिया था। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे, वो सब मजबूरी थी। मजबूरी? अर्जुन चिल्लाया। एक निर्दोष औरत मारी गई, कई लोग मर गए और आज तक उनकी आत्माएं भटक रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आप सबने लालच में सच छिपा दिया। विवेक की आंखों में नमी थी। मैंने वो आदेश नहीं दिया था अर्जुन, मैं बस सिग्नल को ओवरराइड करने वाला बटन दबाने का जिम्मेदार था। आदेश ऊपर से आया था। मोहनलाल के जरिए रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि ट्रेन को डाइवर्ट करना है। मुझे नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा हादसा होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। और आपने कभी किसी को बताया नहीं? विवेक बोला, बताया था, लेकिन जिसने सुना उसने मुझे ही झूठा साबित कर दिया, इसलिए मैंने सब कुछ दफन कर दिया। बात करते करते रात के 12:30 बज गए। बाहर अचानक हवा का तेज झोंका आया। प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमाई और फिर वही आवाज गूंजी, ट्रेन की सीटी। अर्जुन और विवेक दोनों बाहर दौड़े, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ ट्रैक के पार धुंध थी और बीच में सिग्नल लाल चमक रहा था। विवेक के होंठ कांपे। ये वही वक्त है जब हादसा हुआ था। अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद वो आत्माएं अब अपना आखिरी सफर तय करने आई हैं। अचानक दूर से रोशनी दिखी, जैसे कोई पुरानी इंजन वाली ट्रेन आ रही हो, लेकिन वो किसी रजिस्टर में नहीं थी, किसी सिग्नल पर नहीं थी। धुआं, रोशनी और उस इंजन के पीछे से आती एक आकृति लाल साड़ी में धीमे धीमे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती हुई। सविता। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, आपका सच अब सबको पता चल जाएगा, अब आप चैन से जा सकती हैं। सविता ने विवेक की तरफ देखा। वो कांप उठा। माफ कर दो, मैंने कभी चाहा नहीं कि तुम मरो। विवेक की आवाज टूट गई। सविता बस मुस्कुराई। मैं किसी से बदला नहीं चाहती थी, बस इतना चाहती थी कि कोई मेरे सच को जाने। धीरे धीरे हवा में उसका चेहरा धुंधला होने लगा और साथ ही वो पुरानी इंजन वाली ट्रेन पीछे हटने लगी, जैसे किसी अनदेखे संसार में लौट रही हो। अर्जुन की आंखों के सामने एक पल में सब कुछ शांत हो गया। ट्रैक पर बस सिंदूर की हल्की लकीर रह गई, जो कुछ देर बाद बारिश में धुल गई। उस रात के बाद विवेक ने अपना इस्तीफा दे दिया। वो बोला, मैं अब और इस जगह का भार नहीं उठा सकता। जिस स्टेशन ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, वहीं मैंने अपनी आत्मा खो दी। वो अगले दिन चला गया। कहते हैं कि उसने कहीं पहाड़ी मंदिर के पास रहना शुरू किया, कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन अब स्टेशन का नया मास्टर बना। उसने स्टेशन के ऑफिस में एक नई डायरी रखी। पहले पन्ने पर लिखा, भानपुर स्टेशन अब भूतिया नहीं रहा, पर यहाँ की हवा में अब भी कुछ यादें तैरती हैं। और जब रात के 12:30 बजते हैं, कभी कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की लाइट अपने आप जल उठती है। शायद वो किसी को विदा करने आती है, जो अब भी इस स्टेशन की दुल्हन कहलाती है। 1 महीने बाद अर्जुन को एक बुजुर्ग महिला मिली, जो कह रही थी कि वो अपने बेटे से मिलने
बनारस जा रही है। वो लाल दुपट्टा ओढ़े थी और हाथ में एक छोटी चांदी की बिंदी थी। अर्जुन ने टिकट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेन थोड़ी देर में आएगी, आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठ जाइए। वो औरत मुस्कुराई, धन्यवाद बेटा, अब मेरी मंजिल बहुत पास है। ट्रेन आई, लेकिन जब चली गई वो महिला कहीं नहीं थी, सिर्फ बेंच पर वही चांदी की बिंदी रखी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और धीरे से कहा, आप सच में अंतिम यात्री थी। विवेक शर्मा के इस्तीफे के बाद भानपुर स्टेशन का माहौल एकदम बदल गया था। रेलवे विभाग ने अर्जुन को अस्थायी स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी दे दी। अब वही सब कुछ संभालता था, शेड्यूल, टिकट, सिग्नल और सुरक्षा। लोग कहते थे अर्जुन के आने के बाद स्टेशन पर शांति लौट आई है, और सच भी यही था। कई सालों में पहली बार किसी ने उस स्टेशन को रात में शांत और स्थिर देखा था। पर अर्जुन जानता था शांति हमेशा स्थायी नहीं होती, वो बस एक सांस लेने जैसा ठहराव होता है, जिसके बाद फिर कुछ न कुछ बदल जाता है। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा ड्यूटी रिपोर्ट लिख रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और बाहर हवा में ठंडक थी। वो तभी चाय का कप उठाने ही वाला था कि बाहर से किसी के कदमों की आहट आई, धीरे, स्थिर, जैसे कोई बेंच के पास चल रहा हो। अर्जुन उठा और बाहर आया। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ एक बेंच के नीचे एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था भानपुर से बनारस, 14 जुलाई 1985। वो टिकट हल्का सा भीगा हुआ था, पर अक्षर अब भी साफ थे। उसी दिन हादसा हुआ था। अर्जुन की सांसें रुक गईं। क्या ये वही टिकट है जो सविता ने लिया था? उसने खुद से पूछा। उसने टिकट जेब में रख लिया और सिग्नल के पास पहुंचा। बारिश थम चुकी थी, आसमान में बादल थे और चांद धुंध में लिपटा हुआ। ट्रैक पर पानी जमा था और उसी में उसे एक आकृति दिखी, लाल जोड़े में, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। वो चौंका नहीं, बस बोला, आप लौट आई? आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कोमल। मैं कभी गई ही नहीं अर्जुन, बस इंतजार कर रही थी किसी के मुंह पूरा समझने का। अर्जुन ने कहा, आपको न्याय मिल चुका है, आपका सच सबके सामने है, अब आप चैन पा सकती हैं। सविता मुस्कुराई। मोक्ष का मतलब सिर्फ न्याय नहीं होता बेटा, मोक्ष तब मिलता है जब किसी को याद करके भी दर्द ना हो। अर्जुन ने पूछा, क्या अभी कुछ अधूरा है? वो बोली, हाँ, एक अधूरा वादा। सविता ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन मैं बनारस जाने वाली थी, मेरे पति वहीं तैनात थे। मैंने कहा था अगली बार जब लौटूंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं लौटी। वो वादा अब भी अधूरा है। अर्जुन चुप रहा। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी। तो अब क्या करें? उसने पूछा। सविता ने कहा, मेरा एक पत्र था जो मैंने अपने पति के लिए लिखा था, वो हादसे की रात मेरे बैग में था। कहते हैं कि वो बैग हादसे के बाद स्टेशन के पास ही गुम हो गया। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं वो पत्र ढूंढूंगा, चाहे जहां हो। सविता ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसी के लिए मैं रुकी हुई थी। अगले दिन अर्जुन ने हरीश नंदन सिंह को फोन किया और सब बताया। हरीश जी बोले, हाँ बेटा, उस हादसे के बाद कुछ बरामद चीजें रेलवे की तिजोरी में रखी गई थी। उनमें एक छोटा बैग भी था जो कभी किसी ने खोला नहीं। उन्होंने रिकॉर्ड का पता बताया, लॉकर नंबर 12A, सेंट्रल स्टोरेज रूम। अर्जुन अगले ही दिन वहां पहुंचा। पुराने लकड़ी के लॉकर में जंग लगी थी, पर चाबी अब भी फिट बैठ गई। अंदर जो मिला वो वही था, लाल रंग का पुराना बैग जिस पर आधी जली हुई लेबल लगी थी, सविता शुक्ला, वाराणसी। अर्जुन ने बैग खोला। अंदर कुछ टूटे कांच के टुकड़े, एक बिंदी का डिब्बा और एक पुराना लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे प्रिय पति के नाम। अर्जुन ने धीरे धीरे वो पत्र खोला। स्याही फैली हुई थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे। प्रिय राजीव, तुमसे वादा किया था कि अगली बार जब मिलूंगी तो हमेशा के लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। मां ने मना किया, पर मैंने टिकट ले लिया है। मैं आ रही हूं, उसी ट्रेन से जो रात 12 बजे भानपुर से गुजरेगी। अगर किसी कारणवश मैं न पहुंच सकी तो समझना मैं रास्ते में ही रह गई, पर तुम्हारी होकर। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो पत्र अब सिर्फ स्याही का टुकड़ा नहीं था, वो एक आत्मा की अधूरी सांस थी। रात में उसने वही पत्र सविता के नाम पढ़कर सुनाया। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था, जहां से ट्रेन कभी गुजरी थी, और सब कुछ बदल गया था। जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी,
मैं रास्ते में ही रह गई, पर तुम्हारी होकर। हवा में हल्की खुशबू फैल गई। सविता धीरे धीरे सामने आई। अब उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस एक शांति, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को गले लगा लिया हो। अब मेरा वादा पूरा हो गया अर्जुन, उसने कहा। अब मैं जा सकती हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। शांति मिले आपको सविता जी। सविता मुस्कुराई। तुम्हें भी, क्योंकि अब यह स्टेशन तुम्हारा है। पर याद रखना, हर स्टेशन की आत्मा जिंदा होती है। उसे सम्मान दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया, स्टेशन की हवा अब बिल्कुल हल्की थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अचानक ट्रैक से सीटी की आवाज आई। अर्जुन ने घड़ी देखी, ठीक 12:35। लेकिन इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि किसी गीत जैसी थी। और फिर स्टेशन के ऊपर के बोर्ड पर एक नई रोशनी चमक उठी। भानपुर जंक्शन, नई शुरुआत। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मोक्ष की सीढ़ी अब चढ़ ली गई है। सालों बाद भानपुर स्टेशन पर पहली बार सूरज कुछ अलग ढंग से उगा था। हवा में न नमी थी, न डर की गंध, बस एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे कोई लंबी सर्दी के बाद सुबह लौट आई हो। अर्जुन उस दिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में वही पुराना टिकट लिए जिस पर लिखा था भानपुर से बनारस 14 जुलाई 1985। वो टिकट अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुका था। वो जानता था कि स्टेशन को मोक्ष मिला है, पर सविता की याद अब भी उस हवा में तैर रही है, जैसे कोई नाम अधूरी धुन बनकर रह गया हो। रेलवे मुख्यालय से आदेश आया, भानपुर स्टेशन को सुरक्षित घोषित किया गया है और इसे आधिकारिक रूप से रीओपन किया जाएगा। अर्जुन को स्थायी स्टेशन मास्टर बना दिया गया। पत्र में लिखा था, आपके साहस, ईमानदारी और सेवा के लिए रेलवे विभाग आभारी है। आपकी वजह से एक स्टेशन, एक इतिहास और कई आत्माएं शांति पा सकीं। वो पत्र पढ़कर अर्जुन के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। कभी खुशी, कभी सन्नाटा, कभी वो सविता की मुस्कुराहट याद कर लेता, तो कभी लाल जोड़े की छवि। पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सम्मान और अपनापन। धीरे धीरे गांव के लोग वापस आने लगे। जहां कभी कोई कदम नहीं रखता था, अब वहां चाय की दुकानें खुल गईं। स्टेशन के बोर्ड पर नई पेंटिंग हुई, भानपुर जंक्शन। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा गया, नई शुरुआत का प्रतीक। पंडित हरिनारायण की चाय की दुकान फिर से चालू हो गई थी। वो अर्जुन को देखकर बोले, बाबूजी, अब तो लगता है जैसे स्टेशन फिर जवान हो गया है। पहले तो हवा भी डरती थी। अर्जुन हंस पड़ा। अब डरने की बारी हमारी नहीं, किस्मत की है पंडित जी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को वाराणसी बुलावा आया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति से मिलने को कहा गया था, राजीव शुक्ला, जो सविता के पति थे। वो अब 70 के पार थे, लेकिन आंखों में अब भी वही कोमलता थी जिसकी गहराई सिर्फ किसी सच्चे प्रेम में होती है। अर्जुन ने उन्हें सलाम किया और वो पुराना लिफाफा आगे बढ़ाया जिसमें सविता का पत्र था। राजीव ने कांपते हाथों से वो पत्र खोला। आंसू उनके गालों पर बह निकले। वो बोले, मुझे हमेशा लगा कि वो कहीं ना कहीं मेरा इंतजार कर रही है। अब लगता है वो आज ही मिली है। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुम्हारे कारण मेरी सविता अब शांति में होगी बेटा। अब मैं भी चैन से जी सकता हूं। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसने बस कहा, साहब, वो अब भी इस धरती पर आपका नाम फुसफुसाती है। राजीव मुस्कुराए। प्यार कभी मरता नहीं अर्जुन, वो बस रूप बदल लेता है। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। भानपुर स्टेशन अब यात्रियों से भरा रहने लगा। ट्रेनें अब रात में भी रुकने लगी और हर बार जब रात के 12 बजे ट्रेन की सीटी बजती तो अर्जुन को लगता सविता मुस्कुराकर हाथ हिला रही है। कई यात्रियों ने बताया कि रात में लाल जोड़े में एक औरत प्लेटफॉर्म के पास फूल रखकर चली जाती है। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, पर फूल हमेशा ताजे रहते थे। अर्जुन हर बार उन्हें देखता, मुस्कुराता और धीरे से कहता, धन्यवाद सविता जी। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी हो गई, सीमा नाम की एक शिक्षिका से जो नजदीकी कस्बे में पढ़ाती थी। शादी के बाद जब वह पहली बार स्टेशन पर आई तो बोली, यहाँ की हवा में कुछ अलग सी मिठास है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। अर्जुन ने बस इतना कहा, हाँ, यह जगह अब खुद में एक कहानी है। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, और उस कहानी का अंत क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, अंत नहीं, बस आखिरी विदाई।
एक बरसात की रात जब अर्जुन ड्यूटी पर था, अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट कुछ पल के लिए टिमटिमाई। वो उठा, बाहर निकला और वहां उसी पुरानी बेंच के पास उसे वही लाल जोड़ा दिखाई दिया। इस बार वह डर नहीं गया, वो बस पास गया और बोला, आप आई? सविता की आत्मा धीरे से मुस्कुराई। बस धन्यवाद कहने, क्योंकि अब कोई स्टेशन खाली नहीं है, कोई वादा अधूरा नहीं है। उसने अर्जुन के हाथ में एक गुलाब रखा और कहा, अब मेरी आखिरी विदाई है, अब मुझे सच में जाना होगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। आपकी कहानी कभी मिटेगी नहीं, सविता ने हवा में विलीन होते हुए कहा। कहानी मिटती नहीं बेटा, वो बस अपना स्थान बदल लेती है, कभी दिल में, कभी हवाओं में। वो धीरे धीरे धुंध में घुल गई और उसके साथ ही एक हल्की ठंडी बयार बह चली, जिसने पूरे स्टेशन को एक पल के लिए रोशन कर दिया। ट्रैक पर ट्रेन की सीटी बजी, बारिश थमी और आसमान में पहली किरण चमकी। आज भी जब कोई यात्री उस स्टेशन से गुजरता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक कोने में फूलों की छोटी सी थाली रखी होती है। कोई नहीं जानता कौन रखता है, पर सब जानते हैं कि वो भानपुर की दुल्हन का आशीर्वाद है। रेलवे ने अब स्टेशन के बोर्ड के नीचे एक पंक्ति जोड़ दी है, स्मृति सविता शुक्ला, जिनकी प्रतीक्षा ने भानपुर को अमर कर दिया। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका है। कभी कभी वो अपनी बेटी को लेकर स्टेशन आता है और उसे वही पुरानी कहानी सुनाता है। यहां एक दुल्हन थी जिसने ट्रेन का इंतजार किया था। बेटी पूछती है, क्या वो ट्रेन आई थी पापा? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटी, अब वो हमेशा आती है, हर उस दिल में जो किसी का इंतजार करता है। रात के 12 बजते ही भानपुर जंक्शन से एक ट्रेन गुजरती है, धीरे, शांति से, जैसे किसी आत्मा को अंतिम सैल्यूट दे रही हो। ड्राइवरों का कहना है, जब भी वो ट्रेन उस सिग्नल से गुजरती है, गति अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ ब्रेक दबा देता हो, और फिर एक मीठी सी हवा के साथ ट्रेन आगे बढ़ जाती है। कहा जाता है वो हवा सविता की मुस्कान है, जो अब भी यात्रियों को सुरक्षित रखती है। एक ऐसी कहानी जो डर नहीं देती, बल्कि याद दिलाती है कि सच्चा प्यार और अधूरी प्रतीक्षा कभी मरती नहीं, वो बस समय के साथ रूप बदल लेती है।